हाय देयर, ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 4th लेसन है। इसके अंदर आपको थीम नंबर 4 करवाई जाएगी, उसके मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये थीम भी आपसे शेयर की जाएगी। तो ये थीम जो है वो फ्रेंचाइजिंग के बारे में है। सो इंट्रोडक्शन टू फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी। बिजनेस के अंदर इंटर होने के लिए 4 तरीके हैं। कोई भी शख्स अगर कारोबार के अंदर आना चाहता है तो उसके पास 4 तरीके होते हैं। पहला है कि वो बिज़नेस को स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिल्कुल नया एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, जिसको प्योर एंटरप्रेन्योरशिप रूट भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा ज़ाहिर बात है रिस्की रूट होता है। दूसरा ऑप्शन होता है फ्रेंचाइजिंग, जिसके बारे में पूरा ये थीम है। ये जो है ज़ाहिर बात है कम रिस्की मेथड होता है। और तीसरा होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर लिया जाए, जो भी एक चलता हुआ कारोबार है पहले से उसको बाय कर लिया जाए। और चौथा ऑप्शन होता है फैमिली बिजनेस का। तो जितने भी ऑप्शन आपको बताए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की ऑप्शन तो यही है कि प्योर एंटरप्रेन्योरशिप रूट का, यानी कि नया बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट किया जाए, वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। और सबसे कम रिस्की जो ऑप्शन है वो है फ्रेंचाइजिंग का, और इसके अंदर रिस्क भी कम है और रिवार्ड भी इसमें ज़्यादा होता है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के अंदर। और अगर फैमिली और एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर रिस्क भी कम होते हैं लेकिन रिवार्ड भी वहाँ पर जो है वो कम होते हैं। फ्रेंचाइजिंग जो एक पॉपुलर मोड होता है बिजनेस का, और पाकिस्तान के अंदर भी ये काफ़ी कॉमन है। आपने भी कई सारे फ्रेंचाइज देखे होंगे। एजुकेशन सेक्टर के अंदर इस मॉडल को आजकल काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा फास्ट फूड बिजनेस के अंदर जैसे KFC वगैरह के फ्रेंचाइज आप देखते होंगे। फर्टिलाइज़र बिजनेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल पंप्स जो है ये भी फ्रेंचाइज का मॉडल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इतनी एक कंपनी के कई सारे पेट्रोल पंप्स जो आप देखते हैं तो वो असल में फ्रेंचाइज होते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस के अंदर भी ये मॉडल काफ़ी है। जितनी भी टेलीकॉम की कंपनीज हैं, सेलुलर जो नेटवर्क की कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके फ्रेंचाइज आप देखते होंगे तकरीबन हर इलाके के अंदर मौजूद होते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस मॉडल का जो है वो इस्तेमाल करती है। और असल में फ्रेंचाइजिंग है क्या? ये एक तरह का मार्केटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होता है, जो कि फ्रेंचाइजर होता है। फ्रेंचाइजर जो होता है उसके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग और जाहिर बात है एस्टेब्लिश बिजनेस उसके पास मौजूद है। और वो फ्रेंचाइजर जो है वो दूसरे बिजनेस को राइट देता है। किसको राइट देता है? फ्रेंचाइजी को राइट देता है, ताकि वो जो है बिजनेस को ऑपरेट कर सके। और जो बिजनेस ऑपरेट किया जाता है तो वो एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट की बुनियाद पे होता है। दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट बनता है। जब फ्रेंचाइजर राइट दे रहा है जाहिर बात है फ्रेंचाइजी को, तो एक एग्रीमेंट बनता है दोनों के दरमियान। तो बेसिकली ये 2 पार्टी सिस्टम है। इसमें 2 पार्टीज इनवॉल्व, एक फ्रेंचाइजर जो राइट दे रहा है और एक है फ्रेंचाइजी जिसको राइट मिल रहा है। प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। हर बिजनेस की तरह फ्रेंचाइजिंग के भी कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ माइनस पॉइंट है। हर बिजनेस के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट को देखते हैं फ्रेंचाइजिंग के। प्लस पॉइंट ये है कि आप अकेले नहीं होते जब आप फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर एंटर होते हैं। आपको सपोर्ट होती है फ्रेंचाइजर की। फ्रेंचाइजर जो है वो सपोर्ट करता है फ्रेंचाइजी को। और जाहिर बात है जब फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर इंटर होते हैं तो उसके अंडर जो एक अम्ब्रेला जो होती है एक तरह से इस्टेब्लिश बिजनेस ब्रांड की, उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश बिजनेस ब्रांड है जिसको तमाम लोग जानते हैं। तो ऐसी ब्रांड के अंडर काम कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ऐसी ब्रांड है जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो एक इस्टेब्लिश बिजनेस ब्रांड होती है जिसके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो जाहिर बात है ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और पोटेंशियल रिस्क भी जाहिर बात है इसमें बहुत कम होता है। और ये एक रिलेटिवली सिक्योर मोड है बिजनेस का। यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस। और फ्रेंचाइजर जो है वो एक बिजनेस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। वैसे अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर बात है ट्रेनिंग नॉर्मली नहीं मिलती, लेना पड़ती है ट्रेनिंग किसी इदारे से जाके या कहीं पे जाके सीखना पड़ता है। लेकिन फ्रेंचाइजर खुद जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है नए फ्रेंचाइजी को, क्योंकि ये एक तरह का पार्टनरशिप रिलेशनशिप होता है। और इसके अलावा कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। कुछ ऐसे फ्रेंचाइज होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजर। और जाहिर बात है प्रूवन मार्केटिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंचाइजर मैनेजरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और स्टार्टअप टाइम भी जाहिर बात है इसमें कम होता है। और इसी वजह से इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो फेलियर रेट जो होता है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस का वो बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसे फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं जो फेल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। दूसरे बिजनेस बहुत ज़्यादा फेल होते हैं लेकिन फ्रेंचाइजिंग बिजनेस बहुत कम फेल होता है। नाउ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है और उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
पहली चीज़ तो ये कि कोई चीप बिजनेस नहीं है, कोई सस्ता बिजनेस नहीं है। इसके लिए अच्छा खासा जो है ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, शुरू में ही ज़ाहिर बात है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसके अलावा एक रेगुलर बेसिस के ऊपर रॉयल्टी देना पड़ती है, रेगुलर बेसिस के ऊपर अर्निंग का हिस्सा देना पड़ता है। और ग्रोथ जो होती है फ्रेंचाइज की वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये नहीं होता कि एक फ्रेंचाइज खोल लिया तो उसके बाद दूसरा भी फ्रेंचाइज खोल लें, तीसरा खोल लें, नहीं, ये सब रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ये सब जो है वो उसके हाथ में होता है फ्रेंचाइजर के। फ्रेंचाइजर अगर आपको परमिशन दे तो दूसरा फ्रेंचाइज भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो दूसरा फ्रेंचाइज नहीं खोल सकते, ना एक्सपेंड कर सकते हैं और ना सेल भी नहीं कर सकते। फ्रेंचाइज को सेल भी नहीं कर सकते अगर फ्रेंचाइजर की मर्जी नहीं है तो। और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको फ्रेंचाइजर मॉनिटर भी कर रहा होता है। और इसके अलावा एक और अहम तरीन चीज़ है जो कि ये है कि हर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में एक टर्मिनेशन क्लोज होता है। जाहिर बात है कि फ्रेंचाइज जो बिजनेस होता है वो ख़त्म भी हो जाता है, उसकी एक जाहिर बात है एक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद फिर वो रिन्यू होता है। एक एग्रीमेंट जो है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट वो ख़त्म हो जाता है कुछ वक्त बाद, तो उसको रिन्यू जाहिर बात है करना फ्रेंचाइजर के हाथ में होता है। तो ये भी एक बड़ा इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है। नाउ द फ्रेंचाइजिंग ऑप्शंस। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस क्या होता है। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को राइट्स दे देती है, और जो राइट देती है वो फ्रेंचाइजर है, और जो इसको राइट मिलता है वो फ्रेंचाइजी है। तो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को राइट देता है। और फ्रेंचाइजिंग बिजनेस भी कई तरीके का होता है, एक किस्म का नहीं होता, इसके भी कई सारी टाइप्स हैं, मेथड्स हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है फ्रेंचाइजिंग का वो है प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। इसके अंदर फ्रेंचाइजर जो है वो राइट देता है अपनी ब्रांड नेम का इस्तेमाल करने का। फ्रेंचाइजी जो है वो ब्रांड नेम इस्तेमाल करता है और उसकी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करता है। और जनरली इस तरह की फ्रेंचाइजिंग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर यानी कि एजुकेशन सेक्टर में देखने में आती है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी यही होता है, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डीलरशिप होती है वहाँ पे भी यही मॉडल होता है। पेट्रोल पंप्स के अंदर भी यही मॉडल देखने में आता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंचाइजी ने कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करना होता, किसी प्रोडक्ट को बनाना नहीं होता, सिर्फ उसने सेल करना होता है। इसी वजह से इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो कॉमन मॉडल है, पॉपुलर मॉडल है, वो है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंचाइजी को पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है, फ्रेंचाइजर का पूरा सिस्टम जो है एक तरह से कॉपी पेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है जाहिर बात है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है, बनाना होता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, जैसे कि KFC वगैरह है। तो इसके अंदर जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट भी जाहिर बात है बनानी होती है, तो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसी वजह से पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम मिल जाता है फ्रेंचाइजी को। और तीसरा जो मेथड है वो है पिगी बैक फ्रेंचाइजिंग, जो कि नाम से आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। इसके अंदर ना तो फ्रेंचाइजर नाम यूज़ करने की परमिशन देता है, और ना जाहिर बात है प्रोडक्ट वगैरह जो है वो सेल की जाती है फ्रेंचाइजर की, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंचाइजी लोकेशन इस्तेमाल कर रहा होता है या प्रीमाइसिस इस्तेमाल कर रहा होता है फ्रेंचाइजर की, यानी कि जगह इस्तेमाल करने की परमिशन मिल जाती है। इसमें जगह की परमिशन मिल जाती है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल ये है, और जो कि आपने भी देखा होगा, जो कैंटीन्स होती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, यूनिवर्सिटी की या स्कूल की या कॉलेज की जगह है, वहाँ अंदर जो है वो कैंटीन की जो परमिशन मिलती है वो जो है इसी फ्रेंचाइजिंग मॉडल का मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वहाँ पे इसी फ्रेंचाइजिंग मेथड का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट होता है। हर कोई तो नहीं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो है जाहिर बात है सेल कर सकता है प्रोडक्ट को, चीज़ों को। सो एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, और वो यही मेथड है पिगी बैक फ्रेंचाइजिंग का। और उसके बाद कुछ और मेथड भी हैं, जैसे कि एरिया डेवलपर होता है। एरिया डेवलपर में ये होता है कि एक एरिया दे दिया जाता है कि आउटलेट ओपन करने के लिए एक एरिया दे दिया, जैसे कि साउथ एरिया दे दिया लाहौर का, तो इस तरीके से उसको हम कहते हैं एरिया डेवलपर। और इसके अलावा एक और मेथड है जो कि है मल्टीपल यूनिट ऑनर। इसमें क्या होता है कि फ्रेंचाइजर जो है वो राइट दे देता है कि एक से ज़्यादा आउटलेट ओपन कर ली जाए, इसी वजह से इसको मल्टीपल यूनिट ऑनरशिप कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा की इजाज़त दे दी जाती है। और सबसे आखिर में है मास्टर लाइसेंसिंग। मास्टर लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है कि फ्रेंचाइजिंग कॉस्ट
जैसा कि ऊपर आपको बताया गया था कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस जो है वो चीप नहीं है, यानी कि सस्ता नहीं है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के लिए। तो आपको डिफरेंट कॉस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के अंदर। तो जो पहली कॉस्ट होती है वो होती है इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी, जो कि रिफंडेबल होती है, जो कि स्टार्ट में दी जाती है। एक तरह से नाम को इस्तेमाल करने की फ़ीस होती है, ये फ्रेंचाइज़र का नाम इस्तेमाल करने की फ़ीस होती है। और इसके बाद जब नाम इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई तो फिर जो दूसरी कॉस्ट आती है वो आती है कैश इन्वेस्टमेंट की। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के अंदर आती है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह। और अगर बिल्डिंग खरीदी जाएगी तो जाहिर बात है उसकी कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा होगी, और जाहिर बात है एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है कि किस एरिया के अंदर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं। और कराची जैसे शहर के अंदर तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू है। उसके बाद जो तीसरी कॉस्ट आती है वो होती है रॉयल्टी पेमेंट। अब ये जो पेमेंट होती है ये अर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है, एक परसेंटेज जो है वो पे करना होती है, और ये परसेंटेज होती है तकरीबन 5 to 25%, यानी कि 5 से 25% तक होती है। अर्निंग के हिसाब से जो है वो परसेंटेज वाइज जो है पे किया जाता है। जितनी ज़्यादा जारी बात है अर्निंग होगी तो उतनी ज़्यादा ही ये पे की जाएगी, परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है म्यूचुअली डिसाइडेड एग्रीमेंट के ऊपर। 5 से 25% के दरमियान ये हो सकती है, और स्कूल्स के अंदर ये 10 से 15% होती है तकरीबन। और जो आखिरी जो कॉस्ट है वो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अंदर एक तरफ तो वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है जो कि फ्रेंचाइजी एडवर्टाइज करता है, एक तरफ तो वो एक्सपेंस है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंचाइजर भी कुछ कंट्रीब्यूशन लेता है जब वो एड्स चलाता है। जब वो एड कैंपेन चलाता है तो फ्रेंचाइजर भी कुछ कंट्रीब्यूशन लेता है। नाउ द फ्रेंचाइजर कंट्रोल्स। 4 तरह के कंट्रोल्स होते हैं फ्रेंचाइजर की तरफ से फ्रेंचाइजी के ऊपर। पहला कंट्रोल होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स टेरिटोरी, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है एरिया के बारे में। एक स्पेसिफिक एरिया जो होता है सिर्फ उसी के अंदर ऑपरेट करने की परमिशन दी जाती है फ्रेंचाइजर की तरफ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएचए के अंदर अगर स्कूल ओपन करने का राइट दिया गया है तो सिर्फ डीएचए के अंदर ही स्कूल ओपन किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता कि किसी और इलाके में स्कूल जो है वो ओपन कर लिया जाए। और दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो होती है अप्रूवल ऑफ साइट एंड फैसिलिटीज अपेयरेंस। तो जो साइट और जो फैसिलिटी होती है वो भी फ्रेंचाइज़र की मुताबिक ही होती है। जैसे कि अगर मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज की बात करें तो फ्रेंचाइजी को फॉलो करना पड़ता है सेम बिल्डिंग का स्टाइल, एसओपी, डिज़ाइन, लेआउट, लोगो वगैरह जो भी फ्रेंचाइज़र की मर्ज़ी के मुताबिक होता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। और तीसरी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कंट्रोल है, वो होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विस टू बी सोल्ड, यानी कि सिर्फ वही गुड्स और सर्विस सेल करना होते हैं जिसके राइट दिए जाते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे गुड्स और सर्विस नहीं सेल किए जा सकते। और चौथा जो कंट्रोल होता है वो है रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग आवर्स और एडवर्टाइजिंग। इसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो फ्रेंचाइजर का होता है। तो ये 4 तरह के कंट्रोल जो है वो फ्रेंचाइजर के फ्रेंचाइजी के ऊपर होता है। इवेल्यूटिंग फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। सो ये ज़रूरी होता है कि फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना जाए फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए इवेल्यूट किया जाता है फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी को। और पहली है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और ये डिपेंड करती है आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कंपनी की आपकी नॉलेज में है ये बात कि कंपनी जो है वो सेल कर रही है फ्रेंचाइजिंग राइट्स। और दूसरा जो इसके अंदर टेक्निक है वो है एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग से बहुत कुछ पता चल जाता है फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इसके अंदर न्यूज़पेपर, संडे का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इंटरनेट पे भी काफ़ी कुछ पता चल सकता है। एड्स आते हैं इंटरनेट के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर तो रिलेवेंट एड्स आ रहे होते हैं, जो चीज़ हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड हमें एड्स दिखाए जा रहे होते हैं। और अल्टरनेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डीलरशिप है या डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वर्ड फ्रेंचाइज का ही इस्तेमाल किया जाए, बल्कि डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जब फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाता है, पहले पता चल गया कि फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो फिर उसके बाद ज़रूरी होता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और कई सारी मल्टीपल ऑथेंटिक सोर्स हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SECP जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा इंटरनेट तो आज के दौर में एक बहुत बड़ी
इंफॉर्मेशन की सोर्स है। और इसके अलावा फ्रेंचाइज कंसल्टेंट्स होते हैं, कुछ कंसल्टेंसी करते हैं, वहाँ से पता चलता है। और फ्रेंचाइज़र ख़ुद भी जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन मैनुअल। और ये बहुत ज़रूरी होता है एक पोटेंशियल फ्रेंचाइजी के लिए कि वो मीट करे, पूरा करे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस डिमांड्स हैं उनको। नाउ द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। फ्रेंचाइज बिजनेस को परचेज करने के बाद फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एक दूसरे को वक्त पर रिस्पॉन्स करना चाहिए और आंसर प्रोवाइड करना चाहिए एक दूसरे की क्वायरी के। और दूसरी चीज़ है कि एम्पैथी, ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि अंडरस्टैंड करना दूसरे को। और इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की बारे में आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप उस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करता है। और ज़ाहिर बात है डिपेंडेबिलिटी है इसके अंदर, दोनों जो है ज़ाहिर बात है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि बी एक्सेस फॉर ईच अदर। और इसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, यानी कि अगर फ्रेंचाइजी ये ना सोचे कि मैंने जो है वो इतना पैसा लगा दिया इस बिज़नेस के ऊपर, बल्कि वो ये भी सोचे कि ज़ाहिर बात है इतना पैसा लगाए तो उसको एक इस्टेब्लिश बिज़नेस मिल रहा है, उसको बिज़नेस स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, बल्कि एक ज़ाहिर बात है कि इस्टेब्लिश बिज़नेस ब्रांड उसको मिल रही है। और इसके अलावा एंटिसिपेशन बहुत ज़रूरी है फोरकास्ट के लिए, यानी कि चीज़ें कहाँ मूव कर सकती हैं। और स्ट्रक्चर जो है वो भी ज़ाहिर बात है कंपैटिबल करें अपने स्ट्रक्चर को फ्रेंचाइज़र के मुताबिक। और उसके अलावा ओपन माइंडनेस होना चाहिए, यानी कि खुले जहन के साथ सोचा जाए, खुले जहन से काम लिया जाए। और कोई भी फ्रेंचाइज़र जो होता है नॉर्मली वो ये नहीं चाहता कि फ्रेंचाइजी का बिज़नेस जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्रेंचाइज़र जब भी फ्रेंचाइजी को राइट देता है तो वो अपना बिज़नेस खुद एक्सपेंड करता है। तो जब उसका खुद का बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा है फ्रेंचाइजी की वजह से, तो ज़ाहिर बात है कोई भी फ्रेंचाइज़र नहीं चाहता नॉर्मली कि वो जो है फ्रेंचाइजी का बिज़नेस ख़राब करे। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, इस बात को समझना चाहिए फ्रेंचाइजी को कि फ्रेंचाइज़र नॉर्मली फ्रेंचाइजी का बिज़नेस ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनका भी फ़ायदा